गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। प्यारे बच्चों, डायमेंशंस क्या होती हैं? दीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी कितनी पावर्स हमको बढ़ानी पड़ेगी, that powers are called as dimensions of the physical quantity. Suppose speed हम जानते हैं, स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और इसके यूनिट्स जो होते हैं मीटर पर सेकंड आएंगे। तो हमने तीन जो फंडामेंटल यूनिट्स किए थे, मास, लेंथ एंड टाइम। अब मीटर हमारे पास लेंथ है और नीचे सेकंड हमारे पास टाइम में रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी रेज़ टू पावर कितनी होगी इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए? दैट पावर्स आर कॉल्ड एज डायमेंशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू सेकंड रेज़ टू पावर -1। तो m की पावर 1 है और जो सेकंड की रेज़ टू पावर -1 है। तो स्पीड की डायमेंशंस क्या होंगी? 1 and -1 in terms of the meter and second और लेंथ एंड टाइम। अब हम मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि हम मास, लेंथ और टाइम इनके टर्म्स में सभी डिराइव्ड क्वांटिटी जितनी भी हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए डायमेंशंस बताने के लिए हम मास को, जो मास है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ, जो लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ, और जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी के साथ। अगर हाँ करंट होगा तो उसको हम कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आमतौर पर आपके पास जे ज्यादा यूज होंगे, एम, एल एंड टी। तो अगर हम इस फिजिकल क्वांटिटी की बात करें स्पीड की, तो जो मीटर जो है तो ये तो लेंथ है, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, रेज़ टू पावर 1 है। अब सेकंड टाइम है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी के साथ, इसकी रेज़ टू पावर -1 है। अब चूंकि हम मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में सभी ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम एम, एल और टी तीनों लिखेंगे। इसको लिखेंगे एम, एल और टी। एम की रेज़ टू पावर 0 चूंकि यहां पर तो है नहीं, इसलिए हम रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एल रेज़ टू पावर 1 है, टी रेज़ टू पावर -1 है, ऐसे लिखेंगे। और डायमेंशंस को अब अगर हमसे पूछे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द स्पीड, अब हम यही बात कहेंगे जैसे हमने पहले कहा था कि द डायमेंशंस ऑफ द स्पीड आर 1 - 1 इन टर्म्स ऑफ एल एंड टी। अगर एम भी हमने लिखा है तो हम कहेंगे कि द डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 0, 1 - 1 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ऐसे हम कह देंगे डायमेंशंस के लिए। अब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में ये हमारे मास, लेंथ और टाइम जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो उसमें कितनी बार आई हैं और उनकी रेज़ टू पावर कितनी है, ये जो चीज दिखाती है दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको ऐसे लिखते हैं, उनकी रेज़ टू पावर जितनी भी होंगी उसमें लिखी जाएंगी। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 0, एल और -1 है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में एनक्लोज कर दिया जाता है। तो अगर हमसे ये कोई बात पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, तो हम कहेंगे m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -1 आर दैट एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। It is the dimensional formula of speed.
यहाँ बच्चा कई बार चक्कर में आ जाता है कि डायमेंशंस और डायमेंशन फार्मूला को बीच में इंटरमिंगल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसकी डायमेंशंस क्या है? 0, 1 and -1 in terms of mass, length and time. And what is the dimensional formula? Dimensional formula is all this. ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, m raised to power 0, l raised to power 1, t raised to power -1 and that are enclosed within the square bracket। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब एक टर्म और आती है डायमेंशनल इक्वेशन, जो आपके साथ काफी बार आप उसके साथ वापस रहेंगे, यूज करेंगे काफी सारे। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? ये एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें एक तरफ तो आपने एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी है और उस इक्वेशन के दूसरी तरफ जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, तो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड की साइड पे जो है तो फिजिकल क्वांटिटी है और लेफ्ट हैंड साइड पे उसका डायमेंशनल फार्मूला है। ऐसी इक्वेशन को डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। मैं एग्जांपल वही ले लेता हूं, अब वेलोसिटी की लेता हूं एग्जांपल। आप जानते हैं वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल टू क्या होती है जी? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ है, तो इसको मैं लिखूंगा l और डिवाइडेड बाय टाइम लिखूंगा t के साथ, इज इक्वल टू l ऐसे और t ऊपर गया तो -1 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m l t आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 1, m तो यहां पर था नहीं इसलिए रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1 है और t रेज़ टू पावर -1 भी है। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो अगर मैं ऐसे लिखूं वेलोसिटी इज इक्वल टू m raised to power 0, l raised to power 1, t raised to power -1 and close within the square bracket, this is the dimensional equation। इसको डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। और डायमेंशनल इक्वेशन आप खूब सारी लिखिए, मैं थोड़ी सारी यहां पर लिख देता हूं, बाकी आप खूब सारी प्रैक्टिस घर में कीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल सिंपल से। एरिया, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। एरिया आप जानते हैं, एरिया किसी भी चीज का हो तो उसका यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? आप कहेंगे मीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर स्क्वायर है तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे? मीटर स्क्वायर है तो लेंथ की पावर 2 हो जाएगी। लेंथ की पावर 2 हो जाएगी तो m कितना है? 0 और t कितना है? 0। इसको हम क्या करेंगे? a स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिख देंगे तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया एरिया का। फिर मैं वॉल्यूम का बताता हूं। वॉल्यूम किसके बराबर होता है जी? वॉल्यूम आप जानते हैं मीटर क्यूब में हम इसको लिखते हैं। मीटर लेंथ होती है तो इसलिए l रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। m क्या होगा? 0 और t क्या होगा? 0। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। और वॉल्यूम इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 3, t रेज़ टू पावर 0 एंड दैट एनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम। एरिया भी हो गया, वॉल्यूम भी आ गया, वेलोसिटी अभी हमने लिख दिया है। एक्सेलरेशन का लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको निकाल लूं मैं, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर तो लेंथ होती है तो l में लिखूंगा और सेकंड जो टाइम में है इसको t लिखेंगे और स्क्वायर है तो रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे। इस t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? l t रेज़ टू पावर -2 बन जाएगा, नीचे 2 था तो। अब यहां पर m तो था नहीं इसलिए था नहीं तो यहां पर l रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2। ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2 and that enclosed within the
स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा क्या, डायमेंशनल इक्वेशन। और एग्जांपल लिख सकते हैं, आप जानते हो फोर्स किसके बराबर होती है, जब वेलोसिटी लिखा है तो मोमेंटम लिख देते हैं पहले, मोमेंटम किसके बराबर होती है, P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, m मास होता है, v वेलोसिटी होती है, तो m मास होता है तो इसको m के साथ लिखेंगे, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, l t माइनस 1 अभी लिखा हमने, तो इसको हम जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये आ गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर 1 और t रेज़ टू पावर -1, ये आ गया मोमेंटम का। अब हम लिखते हैं फोर्स किसके बराबर होती है, आप जानते हैं फोर्स किसके बराबर होती है जी, फोर्स का जो आपने सेकंड लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का, तो उसने कहा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, तो इज इक्वल टू मास को तो m के साथ लिखेंगे, एक्सेलरेशन का क्या होता है, अभी हमने निकाला है ये L1 t माइनस 2, तो इसी को हम क्लोज करके लिख देंगे एक जो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये बन गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। और आप और भी लिख सकते हैं काफी सारे, क्या लिखें, और हम एक प्रेशर का लिख देते हैं, प्रेशर किसके बराबर होता है, ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अभी आपने जो फोर्स का निकाला आपने mlt माइनस 2 और डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है l रेज़ टू पावर 2, जे l रेज़ टू पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा mlt, m रेज़ टू पावर 1 था, l रेज़ टू पावर 1 ऊपर था, 2 ऊपर गया तो -2 बन जाएगा, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 और t -2, ये बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। इसी तरीके से आप वर्क का निकल सकते हैं, आपका लिख सकते हैं, पावर का लिख सकते हैं, और सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपके दिमाग में आए आप खूब सारी लिखिए, जो कुछ आपने 10th तक पढ़ रखी है, जितने भी फार्मूले, जितने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ रखा है सभी का आप लिखिए। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में तो 3-4 पेज लिखे होंगे जिनमें सभी के डायमेंशन फार्मूले लिख रखे हैं, उनको देख करके बच्चे घबरा जाया करते हैं। आप घबराना नहीं, अगर आपको घबराहट होने लगे तो वही छोड़ देना, उसके आगे जो होंगे हम जो जो क्वेश्चन करते जाएंगे उसका हम डायमेंशनल फार्मूला साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। अब जैसे वहां सरफेस टेंशन लिखा होगा, टार्क लिखा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा होगा, वैसी चीजें होंगी जो अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ी हैं, इसलिए हम उनको अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमने डिस्कस उन्हीं जो फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। उसके बाद एक बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला के बेस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों हमारे पास 4 तरीके होते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। नंबर 1 आती है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स, अब डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होती हैं? अब वेरिएबल्स आपने पढ़े थे कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, टाइम टू टाइम। डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनकी डायमेंशंस भी होंगी। एग्जांपल हम काफी सारे दे सकते हैं। स्पीड से स्टार्ट करते हैं, स्पीड आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, फिर और क्या आ गया, उसका वेलोसिटी भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फोर्स है, फिर एरिया है, ऐसी जितनी भी हमें मोमेंटम है, जितनी ऐसे सभी वेरिएबल जिनकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज होती जाती है, लेकिन उनकी कुछ डायमेंशंस भी होती हैं। दे आर कॉल्ड एज द डायमेंशनल वेरिएबल्स।
अब नंबर 2 आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स जो ऐसे कांस्टेंट होते हैं, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो हैं तो कांस्टेंट, वैल्यू चेंज नहीं इनकी होती, लेकिन बट स्टिल दे आर हैविंग द डायमेंशंस, उनकी डायमेंशंस भी होती हैं। और इसमें सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है स्पीड ऑफ लाइट। आपने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सुना होगा, सी, जिसको सी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हैं, c is equal to 3 it is approximately equal to, मैं इक्वल तो नहीं करूंगा, it is approximately equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. If it is having unit meter per second, then it would also be having the dimensions of meter and seconds. अब चूंकि स्पीड है उसकी, तो स्पीड वाला ही डायमेंशनल फार्मूला उसका होगा, लेकिन है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एंड सो ये होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। अब आप इस क्लास में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो जी होता है। हम जानते हैं कि फोर्स जो होती है इस यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो होती किसके बराबर है? It is directly proportional to the product of the masses of these two bodies and inversely proportional to the square of distance between them. वहां से जब हमारे पास एक g निकल करके आता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और g की वैल्यू कुछ हो जाती है, उसका यूनिट भी हो जाता है, वो आपकी बार आप पढ़ेंगे। फिर एक प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू h न्यू दिया था उन्होंने कहा था, प्लैंक्स ने कहा था कि एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है उसी तरीके से एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो वो H जो था E इज इक्वल टू h न्यू, H इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी भी एक वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू तो होती है लेकिन उसकी डायमेंशंस भी होती है, क्योंकि E डिवाइडेड बाय न्यू करके, E एनर्जी है, एनर्जी की और जो वर्क है उसकी सेम डायमेंशंस होगी, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम का, उसकी भी डायमेंशंस होगी, इसलिए ये आगे डायमेंशनल कांस्टेंट्स। उसके बाद तीसरी बात आती है, इसमें एग्जांपल जैसे हमने C लिखा है, ऐसे आप G भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, फिर H लिख सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट्स, एटसेट्रा एंड सो ऑन। फिर जो तीसरी बात हमारे पास है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है लेकिन उनकी डायमेंशंस नहीं होती। अब सुनने में अटपटा सा लगता है, हाँ तो वेरिएबल्स हैं लेकिन डायमेंशन इनकी चेंज नहीं होती है। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? अब ऐसे वेरिएबल्स होंगे कि जिनमें सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियोज होती है। एग्जांपल मैं देता हूं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। अब जो वेलोसिटी बटे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, वेलोसिटी की भी डायमेंशंस होती हैं, ऊपर और नीचे सेम डायमेंशंस होंगी, इसलिए जो सेम ही डायमेंशन हो जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो ये हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल बचेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन इसकी डायमेंशंस कोई नहीं होनी है। फिर ऐसे ही एग्जांपल इसमें एक तो म्यू का एग्जांपल आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, फिर इसमें एक एग्जांपल बड़ा सिंपल सा आता है स्ट्रेन का। स्ट्रेन आपकी बार आपने पढ़ना है, स्ट्रेन होता है कि चेंज इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ। कि स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, अब तो सेम फिजिकल क्वांटिटी ऊपर भी और नीचे भी है, इस चीज की डायमेंशंस नहीं होगी लेकिन है जे वेरिएबल है। सो दीज आर द एग्जांपल्स।
ऑफ द डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। एंड इनकी डेफिनेशन अगर हम पूछें तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द वेरिएबल्स which are not having any dimensions। फिर उसके बाद डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं हमारे पास। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ये ऐसे कांस्टेंट होते हैं, ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है और इनकी डायमेंशंस भी नहीं होती है। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपने नाम सुना होगा पाई का, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ई का नाम सुना होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसके बाद नंबर्स आपने सुने होंगे, नंबर तो आप तकरीबन यूज करते हैं, जितने भी हैं इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है और इनकी कोई भी डायमेंशन भी नहीं होती है। So my dear students, this was all about the classification। उसके बाद एक बात हमारे पास आती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन है, तो उसके दोनों तरफ की जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो टर्म्स हैं, उनकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि एक फिजिकल रिलेशन या एक डायमेंशनल इक्वेशन उसी समय ट्रू होती है जब कि उसके दोनों साइड वाली तरफ जो डायमेंशन हैं वो सेम ही हों। अब बेटा इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में थोड़ा मैं एक इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको इस तरीके से करूंगा कि जब आपने अलजबरा पढ़ा था, पोलिनोमियल्स वाला एक चैप्टर होता है वो पढ़ा था, तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल जो होते हैं वो एक ही तरह के एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो सकते हैं। और एग्जांपल मैं तकरीबन दिया करता था कि अगर एक आपके पास छोटे छोटे अगर आपके पास खाने बने हैं, एक में पेंसिल्स हैं, दूसरे में पेन है, तीसरे में कॉपीज पड़ी हैं, तो अच्छे तभी लगेंगे कि पेंसिल वाले में ही सारी पेंसिल्स डाली जाएं और पेन वाले में सारे पेन ही रखे जाएं, कॉपीज वाले में सभी कॉपीज रखे जाएं, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो वैसे मजाक करने के लिए ये कहते थे कि एक में कुत्ते हैं, एक में बिल्लियां हैं, तो कुत्तों के खाने में कुत्ते ही रखेंगे, बिल्लियों के खाने में बिल्लियां ही रखेंगे। अगर बिल्लियों के खाने में कुत्ते चले गए तो कुत्ते बिल्लियों को खा जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो अदरवाइज वो कुत्ते बिल्लियों का तो जस्ट एक समझाने के लिए होता है, लेकिन जस्ट एक रूल ये होता है कि एक ही जैसी टर्म जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो सकती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। x प्लस x होगा तभी 2x होगा। अगर x प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस नहीं हो सकता है, ऐसे प्लस करके 2x स्क्वायर नहीं आ सकता। लेकिन x मल्टीप्लाइड बाय x हो सकता है, x स्क्वायर है, x मल्टीप्लाइड बाय x जो स्क्वायर भी हो सकता है, x रेज़ पावर 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास यहां भी यही बात है। यहां पर यह बात है कि अगर एक फिजिकल हमारे पास इक्वेशन है, उसमें सेम तरह के डायमेंशनल फार्मूले वाली फिजिकल क्वांटिटी होंगी, वही एक दूसरे के साथ जमा या माइनस हो सकती हैं। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? जैसे वेलोसिटी हमने देखा था, वेलोसिटी था हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन हमने डिवाइड या मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। F इक्वल टू m में हम लिखते हैं ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अलग अलग इनके डायमेंशनल फार्मूला है, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्लस और माइनस करने की बारी आएगी तब हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को, अलग अलग डायमेंशनल फार्मूले वाली फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस नहीं कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सुने थे, तो उसमें आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा होगा, एक इक्वेशंस ऑफ मोशन।
यहां पर देखिए, अगर इसको हम डायमेंशंस के एंगल से देखना शुरू कर दें तो हम क्या कहेंगे कि v की डायमेंशंस और इस सारे की डायमेंशन सेम होंगी। तो जहां हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको अगर इधर ले आए तो v माइनस यू माइनस ए टी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया कि जो इस v की डायमेंशन होंगी वही इस u की डायमेंशन होंगी, वही इस at की डायमेंशन होंगी, नॉट सिंगल a नॉट सिंगल t। ये पूरा एक ही है। मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन ठीक हो सकती है, करेक्ट हो सकती है। अब देखिए जहां वेलोसिटी क्या lt माइनस 1, u क्या है, ये भी वेलोसिटी है, ये lt माइनस 1, at एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन lt माइनस 2 होती है इनटू टाइम की t होती है, तो ये आ गया l और तो t रेज़ पावर माइनस 2, t रेज़ पावर 1 आ गया तो t माइनस 1 आ गया। ये और ये सेम है। इसलिए एक फिजिकल रिलेशन तभी ठीक हो सकता है जबकि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम तरह के डायमेंशन फार्मूले हों। एक क्वेश्चन कभी कभी इसमें आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, जब CCE हुआ करती थी उस समय एक क्वेश्चन तकरीबन आया करता था। जैसे इसी एग्जांपल को मैं लेकर के आपको दे देता हूं, v इज इक्वल टू यहां है a प्लस bt, यहां x y भी आता है लिख करके, मैं ये भी लिख दिया, चलो ठीक है। आपको अब इसमें दिया हुआ क्या है कि आपको a और b जो है इनकी वैल्यूज निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एंड v क्या है, ये वेलोसिटी है, ये आपको दिया है, और t क्या है, ये टाइम है, ये आपको दिया हुआ है। a और b की वैल्यू निकाल करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, पहले b माइनस a माइनस bt इज इक्वल टू 0। अब डायमेंशन जो प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है कि इस b का, इस a का और इस bt का सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो क्या होगा, अभी हम देखते हैं जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इज इक्वल टू हम जानते हैं lt माइनस 1 होता है, इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a जो है, तो ये वो एक्सेलरेशन नहीं ले लेना। अगर एक्सेलरेशन लेने में आपको थोड़ा सा इसमें वो दिक्कत आए तो यहां x लिख देता हूं मैं कि एक्सेलरेशन नहीं है, ये कोई और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है, इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x। तो इसलिए x का क्या डायमेंशनल फार्मूला हो गया, lt माइनस 1। इसको m भी लिखेंगे तो m 0 आ जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं। x की वैल्यू आ गई, x का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब हम निकालते हैं दूसरा इसका, अब लिखेंगे bt इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v दैट इज द वेलोसिटी, और जो b इज इक्वल टू b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका वेलोसिटी का तो lt माइनस 1 आता है, डिवाइडेड बाय ये टाइम नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये आ गया टाइम का आ गया t इज इक्वल टू lt, तो ये t ऊपर गया तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाना है, lt माइनस 2। इसलिए v का डायमेंशन फार्मूला lt माइनस 2 और जो x जो था उसका डायमेंशन फार्मूला lt माइनस 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक फिजिकल रिलेशन ऐसी जिसमें से कुछ की वैल्यूज आपको दी हो, कुछ की नहीं दी हो, आप बची हुई वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूलाज। अब इसके यूज हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इनके 3 यूज हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, हम एक चेक कर सकते हैं कि क्या एक फिजिकल रिलेशन ठीक है नहीं है, जहां हम डिराइव कर सकते हैं फार्मूला। कोई अगर आपको एक हम फिजिकल क्वांटिटी दे दें, उसका फार्मूला निकालने के लिए कहें तो इस जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और पूरा डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके आप उसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। और एक क्या कर सकते हैं हम कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किसी की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं।
हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस आज के क्लास में कोई भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।